हम लोग विकास देवकीर्ति जी से बातचीत शुरू करें उसके पहले दो निवेदन हैं आप लोगों से हाथ जोड़ के। पहला निवेदन ये है कि अपनी शारीरिक शक्ति के मद में अगल बगल वालों को कुचलने से बचें। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसा मुझे इंस्टाग्राम की रील ने सिखाया है। अब कितना सीखा है आपने उसका लाइव नजारा दिख जाएगा। और दूसरा, यदि आपके इर्द गिर्द कोई कद में आकार में छोटा है तो उसको अपनी कोहनियों से बल देकर कुचलने की कोशिश ना करें, शांति से सुने, वरना ये आपकी तौहीन होगी, मंच की तौहीन होगी और जिस शिक्षक को आप सुनने आए हैं उसके पाठ का अपमान होगा। क्योंकि वो बार बार ये कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मेरी कक्षाओं में पढ़कर आप कोई कुछ अच्छे इंसान बनकर निकलें। जब दर्शन पढ़ें, सामान्य ज्ञान पढ़ें, साहित्य पढ़ें, कविता पढ़ें, संगीत सुने, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का सहयोग मिलेगा। थोड़ा फुर्ती दिखाओ भाई, 100 मीटर T20 वाला मामला है। सौरभ सर अभी दिखाई देंगे, बिल्कुल अभी प्रकट हो, अभी दिखाई दे रहा हूं। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? एकदम लल्लन टॉप। पीछे तक आवाज आ रही है? पर बाकियों को हिदायत है, नीचे गिर जाओगे तो एम्स कुछ दूर है, अपने हाथ पांव सही सलामत रखो। आवाज आ रही हो तो सुन लो, देख पा रहे हो तो देख लो, वरना वीडियो तो अपलोड होगा ही। ठीक है? अच्छा, यहां नीम के पेड़ पे भी चढ़े हुए हैं। आपको देख के राही मासूम रजा, मैं अक्सर सोचता हूं कि रैलियों में पोल पे चढ़ने वाले कौन हैं। फिर हमारे दोस्त ने बताया कि ये वो लोग हैं जो वानर से इंसान वाली अवस्था में जंप मार के आ गए। हमारी मोहब्बत है, विकास सर की मोहब्बत है, बस विकास सर के लिए मोहब्बत में हम और आप साझे हैं। हमको भी मोहब्बत है, आपको भी, इसीलिए इस मंच पर उन्हें बुलाया जा रहा है। आर वी रेडी? माइक आपकी साइड में है, इसमें पानी है। मैं माहौल समझ में नहीं आ रहा है कि मोहब्बत से ज्यादा भरा है कि अराजकता से। मैं मंच की नहीं, देश की बात कर रहा था जी। सबसे पहले पहला सवाल, कई लोग कहते हैं कि नए जमाने में, नई पीढ़ी में साहित्य की पूछ कम हो गई है, और कई कहते हैं कि यह नए जमाने को बदनाम करने की साजिश है। आपका क्या तजुर्बा है? मुझे लगता है कि साहित्य की महत्ता कम तो कभी नहीं होगी, और सौरभ ने सवाल पूछा है कि नए जमाने में साहित्य का महत्व कम हो गया है या ये साजिश है नई पीढ़ी को बदनाम करने की। मेरा मानना है कि पहले के जमाने में साहित्य विश्वविद्यालयों और कुछ मठों में महदूद था। सोशल मीडिया ने साहित्य को थोड़ा सा आसान करके आम आदमी के बीच में पहुंचाया, और उसी का परिणाम है कि साहित्य आज तक के आपके सेशन में जब इतने सारे बच्चे हैं, नई पीढ़ी के बच्चे हैं, तो साहित्य मर तो नहीं सकता है, ना साहित्य कम हो सकता है। साहित्य के तेवर चेंज होते हैं, और तेवर चेंज होना सही भी है। हमारी भाषा में जनता की चित्तवृत्तियां बदलती हैं तो साहित्य बदलता ही है, तो बदलना ठीक है। जी जी, अभी आएगी। मैंने कह दिया है गुरुजी को, माइक थोड़ा क्लोज रखेंगे। आप लोग सहयोग करेंगे तभी बात आगे बढ़ पाएगी, है ना? एक हम लोगों ने बड़े होते हुए श्लोक पढ़ा था, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना तृणम न खाद्यान्नमपि जीवमाना परमम पशु नाम तद भागदेयम। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, और ये बहुत सारे नौजवान भी, कि किताबों के स्तर पर
कला के स्तर पर, संगीत के स्तर पर वो कौन सी आवाज है, कौन सी शैलियां हैं, कौन सी पुस्तकें हैं जिन्होंने जीवन में आपको सबसे ज्यादा गहरे से प्रभावित किया है? मतलब अगर साहित्य को हम सिर्फ फिक्शन तक सीमित ना करें, तो मैंने ये महसूस किया कि दर्शन, मनोविज्ञान, साहित्य ये अलग नहीं है बल्कि जुड़ी हुई चीजें हैं। अगर हम इनको साथ लेके चलें तो जो समग्र प्रभाव इनका है वो बहुत ज्यादा है। मुझे सबसे ज्यादा जिन्होंने प्रभावित किया उसमें कुछ चिंतक हैं, ओशो रजनीश हैं, कार्ल मार्क्स हैं, मैक्स वेबर हैं, और भारतीय दर्शन के बहुत सारे आचार्य जिसमें शंकराचार्य, नागार्जुन, ये सब हैं। इन सबको पढ़ते पढ़ते फिर जब मैंने साहित्य को पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि जो बातें हम दर्शन में सिद्धांत रूप में पढ़ते हैं, साहित्य में घटनाओं, कहानियों के माध्यम से पढ़ते हैं, और उसका असर और गहरा हो जाता है पहले की तुलना में। संगीत के स्तर पर अगर विकास दिव्यकीर्ति की प्लेलिस्ट पूछी जाए कि कौन से सिंगर हैं या कौन सी फिल्में जिनके गानों को वो लूप पे सुनते हैं, एक तो आपने हमें बताया था वो चढ़ता सूरज। मैं दिन में लगभग 3 से 4 सेशन संगीत के सुनता हूँ। सुबह जैसे ही उठता हूँ तो एक प्लेलिस्ट मेरी है जो मैंने खुद क्रिएट की हुई है इस पे, स्पॉटिफाई पे। वो पंजाबी के भजन है, कुछ आजकल मेरा फेवरेट वही है, जिसमें सतिंदर सरताज जी बड़े अच्छे सिंगर हैं, मेरे दोस्त भी हैं। जी, कल आए थे और आपको बहुत प्रेम पूर्वक याद कर रहे थे। हाँ, मेरे अच्छे दोस्त हैं, काफी अच्छे दोस्त हैं। और सिद्धांत मोहन एक बड़े अच्छे सिंगर हैं। तो इनके जो आजकल भजन है, संगीत है, वो मैं सुनता हूँ सुबह उठते ही। दिन में एक बार मैं गजलें सुनना पसंद करता हूँ, और गजलों में जो नए ट्रेंड्स हैं, एक तो जब मिर्जा गालिब सीरियल था उसकी जो गजलें जगजीत सिंह ने गाई थी वो मेरी हमेशा फेवरेट हैं, मैं लगभग रोज सुनता हूँ। और बाकी मैं जगजीत सिंह को ज्यादा और गुलाम अली को काफी हद तक सुनता रहता हूँ। कभी कभी जब मूड खराब हो तब मैं जो आजकल का फास्ट म्यूजिक वो भी सुनता हूँ। आपको अजीब सा लगेगा, जैसे अभी तो पार्टी शुरू हुई है वो भी सुनता हूँ। 4 बज गए हैं लेकिन पार्टी अभी बाकी है, वो भी सुनता हूँ। सैटरडे वो भी सुनता हूँ। तो जब मूड थोड़ा शांत हो और गर्मी की जरूरत हो तो वो चला देता हूँ। तो 3-4 प्लेलिस्ट हैं जो अलग अलग मूड के हिसाब से रोज सुनने के आदी हूँ अभी। जी, साहित्य का मंच है, मैं साहित्य की अलग अलग विधाओं में आपके पसंदीदा लेखकों के बारे में जानना चाहूंगा। सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा कहानी का। इस बार हमने इंडिया टुडे साहित्य वार्षिकी जो यहाँ बिक्री की उपलब्ध भी है, उसका कहानी विशेषांक निकाला है। उदय प्रकाश, विनोद कुमार शुक्ल समेत कई नामवर कहानीकार हैं उसमें। वरुण ग्रोवर, शुभा मुदगल जैसे कई ऐसे कहानीकार भी हैं जिनको पढ़ने की आप उतनी प्रत्याशा नहीं करते हैं। कहानियों के मामले में हिंदी साहित्य में कौन से लेखक हैं जो आपको बहुत लुभाते हैं, पुराने जमाने के भी और आज के जमाने के भी? मुझे पूरे हिंदी साहित्य में अगर एक कहानी चुननी हो, थोड़ी मुश्किल है। कृष्ण बलदेव वैद की एक कहानी है, मेरा दुश्मन। और मेरा ख्याल है कि उस कहानी को अगर महसूस करने के सर पर चले जाएं तो उससे अच्छी कहानी मुझे आज तक नहीं मिली। इसके अलावा मन्नू भंडारी की एक कहानी जो बहुत प्रसिद्ध हुई, यही सच है, मेरी बहुत फेवरेट कहानी है। टूटना, राजेंद्र यादव की कहानी बहुत प्रिय है मुझे। प्रेमचंद के सर पे जाऊं तो मेरी सबसे प्रिय कहानियों में सदगति और शायद पूस की रात, इन दो को मैं रखूंगा। इधर जो लेटेस्ट कहानी है मैं बहुत ज्यादा पढ़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ज्ञान रंजन हाल के लेखकों में मुझे सबसे प्रभावित करते रहे हैं, उन्हीं को मैंने ज्यादा पढ़ा भी है। अब जो आप कहानीकार बता रहे हैं मैं उनको पढ़ूंगा, अगली बार शायद उनके बारे में ज्यादा बता पाऊंगा। जी, कविताओं के स्तर पर मुझे अगर हिंदी के 1000 साल में सारे कवियों की बात करनी हो तो सबसे महान कवि मुझे 2 ही लगते हैं, कबीरदास और तुलसीदास। मुझे ध्यान है कि आज से 25 साल पहले मेरे एक कवि दोस्त ने एक शेर सुनाया मुझे। शेर का दोहा था, उसकी दूसरी लाइन तो मुझे याद है, पहली भूल गया। मैंने काफी ढूंढी वो पंक्ति, खूब सर्च की इंटरनेट पे, आज तक मिल नहीं पाई, तो मैंने उसको अपने हिसाब से जोड़ लिया। और जब मुझसे कोई पूछता है कि आप
अगर कवि बनना चाहेंगे तो किसको अपना आदर्श मानेंगे? तो एक दोहे जैसी पंक्ति में अगर कहूं, जिनकी कविता देखकर हो जाता हूं मैं फकीर, जिनकी कविता देखकर हो जाता हूं फकीर, मेरे दो दो बाप हुए हैं तुलसी और कबीर। और जिसने तुलसीदास और कबीरदास को नहीं पढ़ा, वो साहित्य के क्षेत्र में बचपन में ही रहेगा, किशोर हो नहीं पाएगा। उपन्यास के स्तर पर उपन्यास अगर मुझे एक चुनना हो, अगर पूरे हिंदी साहित्य में एक उपन्यास चुनना हो, तो शेखर एक जीवनी, जो कि अज्ञेय सच्चिदानंद हिरन बादशाह नगे ने लिखा था। दूसरा चुनना हो तो मैला आंचल, जो रेणु ने लिखा था। दोनों एकदम अलग तरीके के उपन्यास हैं। अगर आपको मध्य वर्गीय जीवन के प्रश्नों में बहुत गहराई में डूबना हो तो शेखर एक जीवनी। अगर आपको गांव की जिंदगी अपने पूरे रंग के साथ महसूस करनी हो तो मैला आंचल। और पूरे हिंदी साहित्य में अगर एक उपन्यास जो प्रतिनिधि है, जिसको पढ़े बिना आप हिंदी उपन्यास को समझ नहीं सकते, तो फिर गोदान, जो कि अनिवार्य पाठ्यक्रम है हम लोगों का, गोदान। ये तीन उपन्यास। ये साहित्य की कुछ बातें हुई, इन पर लौटेंगे, लेकिन अब मैं एक पॉपुलर सवाल पूछना चाहता हूं। एक्टिंग करके कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जिनकी जानकारी में ना हो, हाल में ही विधु विनोद चोपड़ा की एक बहुत कमाल की फिल्म आई है, जो अनुराग पाठक के उपन्यास 12th फेल पर आधारित है, इसी शीर्षक से, जिसमें विक्रांत मैसी ने लीड रोल किया है, रेखा शंकर भी है उसमें, और उसमें विकास दिव्यकीर्ति जी का रोल विकास दिव्यकीर्ति जी ने ही किया है। पर मैंने पहले भी एक दो इंटरव्यूज में कहा कि शुरू में ये तय था कि वो रोल कोई और करेगा, मेरा रोल किसी और को प्ले करना था। संयोग ऐसा बना कि विधु जी का आदेश हुआ कि रोल तुम्हें प्ले करना है। तो मैंने तो महसूस किया कि बहुत आसान है एक्टिंग, क्योंकि मैं अपने रोल प्ले कर रहा था, मुझे खुद ही होना था। स्क्रिप्ट राइटिंग में मैं शामिल था ही, अपने डायलॉग्स मैंने खुद ही लिखे थे। लिखे भी क्या थे, ऑन द स्पॉट बोले ही थे बेसिकली। तो 3-4 शॉट्स जब शूट हुए, 3-4 टेक्स हुए, तो हर बार मैंने डायलॉग्स अलग बोले। इसलिए उन्होंने खुद भी कहा कि तुम फ्री होकर जो मन में है बोलो, और हम बाद में चूज कर लेंगे कौन सा वाला ज्यादा अच्छा है। तो क्योंकि मैं अपना ही रोल प्ले कर रहा था, अपनी ही क्लास थी, और डायलॉग की बंदिश भी नहीं थी, खुद ही लिखना था, खुद ही बोलना था, आजादी थी, तो जो मेरे मन में है मैंने बोला, अपनी ही एक्टिंग की। तो मुश्किल मुझे तो नहीं लगा, हालांकि मुझे फिल्म इंडस्ट्री के कुछ दोस्तों ने बताया कि अपना अभिनय करना सबसे मुश्किल होता है। मुझे ऐसा नहीं लगा, मुझे बहुत आसान लगा। जैसा मैं हूँ, अभी हूँ, वैसे ही वहां पर था, तो मुश्किल नहीं लगा। जी, सोशल मीडिया पर जब ये पोस्ट किया गया कि विकास दिव्यकीर्ति जी साहित्य आज तक में और फिर ललन टॉप अड्डे पर आएंगे, तो बहुत सारे सवाल आए। मैं सब सवालों को एक एक शब्द के रूप में बयां कर दे रहा हूं, उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिएगा। कुछ हालिया घटनाएं हैं, कुछ व्यक्ति हैं जो खबरों में रहे, और कुछ प्रवृत्तियां हैं जो हमेशा ही रहती हैं। सब लोगों ने पूछा कि विकास दिव्यकीर्ति जी से प्रेम पर आप जरूर पूछ लीजिएगा। उस तरह के सवाल भी आए कि गर्लफ्रेंड नहीं मान रही, बॉयफ्रेंड नहीं मान रहे, पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रही, कंफ्यूज हैं कि करियर पर फोकस करें कि प्रेम पर फोकस करें, आदि इत्यादि। तो ये तो बहुत ही ओपन एंडेड सवाल हुआ, कोई थोड़ा स्पष्ट सवाल हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उनका यही था कि साहब दोनों चीजें एक साथ कैसे करें। घर वाले कहते हैं, टीचर कहते हैं करियर पर फोकस करो, पर जब करियर पर फोकस कर रहे हैं तब प्रेम पर भी फोकस आ रहा है, तो सही दोनों का संतुलन नहीं बैठ सकता क्या? अरे बालकों, तुम्हारा ही सवाल पूछ रहा हूँ। मेरी समझ ये है कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि करियर बनाने की उम्र और प्रेम करने की उम्र एक ही होती है, और ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं जो पूरा फोकस मांगती हैं। तो ऐसे में आदमी कैसे बैलेंस करे, मूल समस्या तो ये है ही। लेकिन जब मुझसे बच्चे पूछते हैं, क्लास के बच्चे, कि सर ऐसी ऐसी दुविधा है, क्या करना चाहिए, और प्रेम बड़ा गहरा हो गया है, रहा नहीं जाता है, तो मैं एक ही बात कहता हूं कि कुछ दिन फिर प्रेम कर लो। और मुझे बड़ा भरोसा है कि 20-25 दिन प्रेम करने के बाद फिर लगने लगता है कि कुछ और ही कर लेते हैं।
तो अगर प्रेम उथला है, अगर प्रेम केवल देह का है, अगर प्रेम केवल चेहरे की चमक देख के हुआ है, अगर प्रेम केवल अदाएं देख के हुआ है, अगर प्रेम केवल मेकअप के बाद के चेहरे से हुआ है, तो वो 20-25 दिन से ऊपर टिकेगा नहीं। 20-25 दिन में असलियत सामने आ जाती है। जब दो लोग बात करते हैं, उनका पूरा स्तर आमने सामने आ जाता है, वो मेकअप पीछे चला जाता है, हैसियत या औकात सामने आ जाती है, और अधिकांश मामलों में प्रेम का जो ग्राफ है वो यूं बढ़ के यूं नीचे आता है। तो जब नीचे आ गया तो मुक्त हो गए, मुक्त होके पढ़ाई कर लो। और यदि प्रेम ऐसा मिल गया संयोग से जो मुक्त करता है, प्रेम में रहकर मुक्त करता है, तो वो आपको पढ़ने से रोकेगा नहीं, वो आपकी पढ़ाई में सहायक ही होगा। इसलिए, और मैं अक्सर कहता हूं कि जिंदगी एक ही है। मैं उन बातों में बहुत कम विश्वास रखता हूं कि बार बार जीवन मिलने वाला है। मैं ये मान के चलता हूं, मिल जाए तो बढ़िया है, पर मैं ये मान के चलता हूं कि जीवन एक ही है। एक ही है तो उसी को जीना है, उसी में प्रयोग करने हैं, और प्रयोग करने का मौका आए तो प्रयोग कर लेना चाहिए। बाद में पछताने से अच्छा है कि हमने प्रयोग किया, फेल हो गए, फिर प्रयोग कर लेंगे, कुछ और प्रयोग करेंगे। लेकिन प्रयोग करने से पीछे हटना कायरों की निशानी है। अच्छे जीवन जीने के लिए आपको आगे बढ़ के एक्सपेरिमेंट्स करने ही पड़ेंगे, कोई रास्ता है नहीं। जी, नागरिक को लेकर बहुत सारे सवाल आए। कई लोगों ने मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम के अलग अलग पहलुओं से नाखुशी जताई और पूछा कि ये जो भ्रष्टाचार है, भाई भतीजावाद है, धन बल, बाहुबल, करप्शन, हम एक वोटर के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर बहुत बेबस महसूस करते हैं, हम क्या करें? देखिए, अगर आप अपने राजनीतिक परिदृश्य से बहुत बेबस महसूस करते हैं तो दो तरीके हैं। क्योंकि मैं जैसे ही आपसे कहूंगा कि राजनीति बहुत जरूरी काम है जो हम सबको करना चाहिए, तो आप मुझसे कहेंगे तो आप क्यों नहीं जा रहे। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि अपने स्वधर्म को पहचान लीजिए, अपने मूल स्वभाव को पहचान लीजिए। अगर आपके मूल स्वभाव में राजनीति है, या आप एक सोशली एक्टिव व्यक्ति हैं, समाज आपकी बात सुनता है और आपको समाज के साथ बात करने में अच्छा लगता है, आप बहुत इंट्रोवर्ट टाइप के व्यक्ति नहीं हैं, तो मैं कहूंगा कि इस देश को, किसी भी देश को सबसे ज्यादा जरूरत है अच्छे नेताओं की। बाकी सब सेकेंडरी बातें हैं। विज्ञान भी सज जाएगा, शिक्षा भी सज जाएगी, संस्कृति, कला सब सज जाएगा, नेता साधने बहुत जरूरी है। तो यदि आप में नेता बनने की संभावना है, थोड़ा रिस्क लीजिए, नेता बनिए, और देश की संसद में अगर 500-600 या 800 दोनों सदन मिला के कायदे के लोग बैठे होंगे तो उससे बेहतर स्थिति हो नहीं सकती। आप स्टार्टअप कर लें, आईएएस बन जाएं, एक्टर बन जाएं, प्लेयर बन जाएं, ये मान के चले कि आप सबकी जिंदगी डिफाइन वही करेंगे जो संसद में है, तो क्यों ना आप संसद में हो। लेकिन यदि आपका स्वभाव ऐसा नहीं है, जो जैसे मैं अपने बारे में सोचता हूँ कि मेरा स्वभाव उस तरह का नहीं है, मैं अगर पॉलिटिक्स में जाऊंगा तो शायद बहुत सहज नहीं रह पाऊंगा। और मैं तो मेरे जैसे व्यक्तियों के लिए क्या है, या तो आप पॉलिटिक्स में जाएं, मैं क्या करूं, या सौरभ जैसे राजनीति में नहीं है, सौरभ की जिम्मेदारी क्या बनती है। तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि अगर मैं राजनीति में नहीं हूं, जैसे मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हूं, मेरा किसी पार्टी से ना संवाद सबसे होता है, लेकिन मैं किसी पार्टी का मेंबर भी नहीं हूं, ना मन से हूं, ना कागजों पर हूं, तो मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि किसी भी मुद्दे पर हर पार्टी को भूलकर अपने सुनने वालों को ये बताऊं कि क्या सही है, क्या गलत है, ताकि हमारे देश में एक राजनीतिक मैच्योरिटी, पॉलिटिकल मैच्योरिटी आए। उसमें जो थोड़ी बहुत भूमिका मैं निभा सकता हूं, मैं निभाऊं। और यदि इस प्रोसेस में कुछ अच्छे नेता निकलते हैं जिसमें थोड़ी भूमिका मेरी भी है, तो मैं तो इतने में संतुष्ट हूं, इतना काफी है मेरे लिए। जी, ऑन दैट नोट, क्या विकास दिव्यकीर्ति को कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी से ज्वाइन करने का या चुनाव लड़ने का या किसी भी तरह से अपनी सेवाएं देने का ऑफर आया है? मतलब सीधा ऐसा ऑफर तो नहीं कि ये ऑफर आ जाइए, ऐसा नहीं, लेकिन हाँ 2-3 बड़ी पार्टियों से संवाद उन्होंने किया। लेकिन जैसे ही मुझे समझ में आता है कि वो इसलिए संवाद कर रहे हैं तो मैं पीछे हट जाता हूँ। जहां तक बात मिलने की होती है कि एक बड़े नेता है, मिलना चाहते हैं, तो मिलने में मुझे कोई हर्ज नहीं लगता, सबसे मिलना अच्छा लगता है।
पिछले 6 महीने में ऐसा 2-3 बार हुआ कि किसी पार्टी के अध्यक्ष